नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। मेरे साथ डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार हैं आत्मनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस। बैंस साहब, आपका स्वागत है जी मीडिया में। बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। आपको बैंस ब्रदर्स के नाम से लुधियाना में पॉपुलर है। हमने आप दोनों भाइयों को बुलाया था, लेकिन आप अकेले आए। अपने भाई को छोड़ दिया आपने? लोगों का प्यार है तो जो लुधियाना के प्रोग्राम है ना, अगर दोनों छोड़ के आ जाएंगे तो ठीक नहीं होता। तो इसलिए माफ़ी मांगता हूँ आपसे, आपकी सारी टीम से और दर्शकों से भी जी कि मेरे को आज अकेले आना पड़ा। बहुत से फंक्शन थे तो बड़े भाई साहब ने वो अटेंड करने की जिम्मेवारी ले ली। बड़े भाई साहब को आपने छोड़ दिया जी फंक्शन से अटेंड करने के लिए? जी। लुधियाना में ये कहा जाता है कि आपकी जो आप दोनों भाइयों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपकी तूती बोलती है। क्या कारण है? सर, भाइयों की तूती नहीं, बैंस ब्रदर की तूती नहीं बोलती, ये एक सोच की तूती बोलती है। क्या सोच है आपकी? सोच की तूती बोलती है। अगर वो सोच मैं छोड़ जाऊंगा, बड़े भाई साहब छोड़ जाएंगे, टीम इंसाफ के वॉलंटियर मेंबर वो सोच छोड़ जाएंगे, तो लोग जैसे ट्रेडिशन पॉलिटिक्स का आज पॉलिटिशियन का हाल करें वो हमारा भी होगा जी। तो ये भगवान की कृपा, लोगों की बेस्ट विशेस जी, लोगों की दुआओं के जरिए से जी, जो नुमाइंदगी की चादर दी, जो सफ़ेद है वो जी, उस पे ऊपर कभी करप्शन का दाग नहीं लगने दिया। जी। आपने सोच की बात की, क्या सोच है आप दोनों भाइयों की? बैंस ब्रदर्स जो फेमस हैं, वहाँ पे पॉपुलर हैं, लोग कहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स हमारे लिए एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है जी। आज तो इस बात की त्रासदी है कि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उसका धंधा करने के लिए, जी, पॉलिटिक्स को व्यापार बनाने के लिए। तो ये पैशन जरूर है, पैशनरी हूँ। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आपकी धंधा बनाने के? ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की तरफ, चाहे वो अकाली हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हैं। जो पॉलिटिक्स को मैं 100% नहीं बोल रहा, उनमें भी बहुत से ऑनेस्ट हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जी धंधा करने वाले हैं। पॉलिटिक्स में आते इसलिए हैं कि कोई धंधा करेंगे। जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, वो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं तो पहले ही बात बोल के कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में मोस्टली पॉलिटिशियन आपको धंधा करने वाले मिलेंगे, जनूनी पैशनरी कम मिलेंगे। तो ये ऊपर वाले की कृपा है कि पैशनरी जरूर हूँ, जुनून जरूर है लोगों को ऑनेस्टी के साथ सर्व करने का, जुनून जरूर है करप्शन के खिलाफ संघर्ष करने का जी। पॉलिटिक्स को कभी प्रोफेशन में, धंधे में तब्दील नहीं होने दिया। दोनों भाई जो है, ये कहा जाता है कि अगर लोगों के जो काम है, आम जनता के जो काम है, आपके फ़ोन भर करने से काम जो है वहाँ पर अधिकारी जो है कर देते हैं। अधिकारी, जिस परिवार में बाप बेईमान होता है ना, तो उसमें कभी बेटे जो ईमानदार नहीं हुआ करते। तो मेरे पास क्या है, अगर लोगों के काम भिन्न पैसे के होते हैं, किसी ऑफिसर को, किसी सरकारी मुलाजिम को कोई फ़ोन करता हूँ, या मेरे जो पर्सनल रखे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो काम लोगों का लेके जाते हैं, तो वो पैसे नहीं मांगते जी। तो उसके पीछे रीज़न ने ये किया कि टीम इंसाफ के पास ऑनेस्टी है जी। खाली एजेंडे पे नहीं, खाली बोलने के लिए नहीं, खाली स्पीच देने के लिए नहीं, इंटरव्यू के टाइम या अखबारों में बयान देने के लिए नहीं, असल में ऑनेस्टी के साथ काम किया। तो जो बेईमान करप्ट अफसर है ना जी, सरकारी मुलाजिम है, तो वो बोलता है कि इसके अगर 10% काम आते हैं ना, 15% काम आते हैं, 20% काम आते हैं, तो मैं अपनी दुकानदारी ख़राब क्यों करूं? जो मेरा 80%, 70%, 85% पैसे लेके काम मैं लोगों के कर रहा हूँ, तो मेरी दुकानदारी ये लोग बंद कराएंगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे आके जी। तो मेरे पास कुछ नहीं है, ये लोगों की दी हुई शक्ति है, ये लोगों का संघर्ष है करप्शन के खिलाफ जी। तो आप कह रहे हैं कि जो 80% काम अधिकारी करते हैं वो करप्शन, उसमें करप्शन इन्वॉल्व है, भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है? बिल्कुल ट्रुथ है। मैंने तो 80% बोल दिया, इससे भी ज़्यादा है। किसी सरकारी महकमे में जी, किसी सरकारी महकमे में आप
किसी गांव में जाके, शहर के किसी कॉलोनी मोहल्ले में जाके लोगों के साथ इंटरव्यू करो ना कि आपका काम भाई किसी सरकारी अफसर किसी सरकारी दफ्तर में बिन पैसे के हुआ पंजाब में जी, तो 99% लोग आपको बोलेंगे, चाहे वो अकाली दल से रिलेटेड लोग हों, जिन्होंने अकाली दल को शुरू से वोट डाला, वो भी आपको बोलेंगे कि नहीं जी, बिन रिश्वत के पंजाब में कोई काम नहीं। जी, चाहे वो पटवारी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो तहसील है, चाहे वो डीसी का दफ्तर है, बिन पैसे के कहीं काम नहीं है। जी। आपने बादल परिवार पर आरोप लगाया, कोई तथ्य है? लोगों ने उनको चुन के भेजा। सर आप आरोप मत बोलो। दूसरी बार 2012 में जनता ने उनको वर्डिक्ट दिया, दोबारा चुना, तो इस तरह का आरोप लगाना बादल परिवार, जिनको की जनता, दिनेश जी, जनता लोग आप आरोप मत बोलो जी, आरोप मत बोलो। मेरे पास जो जितने मैंने इनके स्कैम पकड़े हैं ना जी, उन स्कैम पकड़ने के बाद एजिटेशन किया, मेरे को जेल जाना पड़ा, चौकी थाने की हवालात में रातें गुजारनी पड़ी, कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको आरोप मत बोलो आप। मेरे पास एक एक बात का, एक एक स्कैम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, तथ्य है। तो मैंने तो विधानसभा में बोला कि अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही है ना, आरोप लग रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं, एलिगेशंस लग रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर डिफेमेशन करो, आप मेरे ऊपर पुलिस का FIR कर दो। अगर मैं कोर्ट में आपके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत ना पेश कर सकूं तो मैं सजा का हकदार हूं जी। तो ये आरोप नहीं है, ये बादल परिवार ने 9 साल के अरसे में जी, पंजाब में कैसे माफिया बना के पंजाब को लूटा, पंजाब के खजाने को लूटा, कैसे रेवेन्यू की बादल फैमिली ने धज्जियां उड़ाई हैं, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, कोई आरोप नहीं है। क्या तथ्य आपके पास है, क्या एविडेंस आपके पास है? मेरे पास एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, चाहे वो रेता सैंड क्रशर माफिया का जी, पंजाब के एक एक डिस्ट्रिक्ट का जी, पंजाब के एक एक सब डिवीजन का जी। तो मैंने प्रेस को और मीडिया को ये बात बोली थी कि रोज का 90 से 95 करोड़ रुपए का रेत और बजरी में, क्रशर में डेली का जी। मैंने इनके महकमे से जानकारी प्राप्त की, अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाए जी, अपनी तरफ से मैंने कोई दूषणबाजी नहीं कि पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल दूषणबाजी एक दूसरे के ऊपर, वो नहीं। जो मेरे पास पुख्ता सबूत हैं उनके आधार पे। जी, आपने सत्याग्रह भी किया सैंड माफिया के खिलाफ, आपको जेल भी जाना पड़ा, क्या आपको सफलता मिली उसमें? बहुत बड़ी सफलता, मेरे को सुकून है इस बात का। जब मैंने सत्याग्रह की शुरुआत की तो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत से रिपोर्टर्स ने मेरे को ये सवाल किया कि आप सत्याग्रह का रास्ता चुन रहे हो, आप इनकी माइनिंग पॉलिसी का विरोध करोगे, जाके रेत भर के ट्रालियों में गरीबों को दोगे, इनकी पॉलिसी जो ठगी का कारण बनी है उसका विरोध करोगे, तो आपके ऊपर ये FIR करके जेल डालेंगे जी। तो मैंने उस दिन भी प्रेस को, मीडिया को मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि अगर शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद करतार सिंह सराभा जेलों से डरते ना, तो हमारा तो गौरवमय इतिहास है पंजाबियों का। जी। अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात आती है तो सबसे ऊपर नाम पंजाबियों का आता है, चाहे वो काले पानी की सजा है, चाहे वो उम्र कैद की सजा है, चाहे वो फांसी की सजा है। जी। तो हमारा विरसा तो वही है ना। तो आज हम बादलों से डर जाएं, आज हम बादलों की पुलिस से डर जाएं, मुकदमे हुए, जेल जाना पड़ा, लेकिन आज इस बात की मेरे को तसल्ली है। जब एजिटेशन स्टार्ट किया ना तो पंजाब में रेत का ट्रक टिप्पर जिसको बोलते हैं वो था 35 से 40 हज़ार रुपए का, तो आज पंजाब में रेत का टिप्पर है 8 से 10 हज़ार रुपए का। जेल जरूर गया 3 बार, टीम इंसाफ के मेंबर भारत माता की जय बोलते हुए, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए जेल जरूर गए, लेकिन आज इस बात की तसल्ली है। मैं लेबर की मंडियों में जाता हूँ, जहाँ पे मिस्त्री मजदूर मंडियों में, लेबर मंडियों में, तो वो दुआएं देते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि सैंड माफिया में अगर नकेल लगाने में कामयाबी अगर जो आपको मिली, वो उसमें बड़ा मतलब ये कहा जा सकता है कि एक आपका जो सत्याग्रह है उससे सफलता मिली आपको? सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप आंकड़े ले सकते हैं, आप रेट ले सकते हैं कि पंजाब में पिछले अप्रैल को रेत का क्या रेट था और आज का रेट क्या है रेत का। जी। ये मैं ये नहीं कहता कि बादलों ने कोई इस पे बेईमानी बंद की है, लेकिन कुल दुनिया में पंजाबी, हर मुल्क में पंजाबी हैं, दुनिया के हर मुल्क में पंजाबी बसते हैं, तो किरकिरी है जी, डेमोक्रेसी है, किरकिरी है। आप बादल परिवार के खिलाफ इतना बोलते हैं,
बादल परिवार ने कुछ तो अच्छा किया होगा पंजाब के लिए। सर, पंजाब के विकास की बात है, लोग कहते हैं विकास हुआ है पिछले 9 साल में पंजाब में विकास हुआ है। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आपके पास है पंजाब में कोई डेवलपमेंट जी तो आप मेरे को बता दो, उस पर डिबेट करेंगे। उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि पंजाब में अगर विकास हुआ तो उनके पिछले 9 साल का जो कार्यकाल है उसमें हुआ। सड़कों की बात की जाए, सड़कों का जाल बिछाया गया पूरे पंजाब भर में। सर, अगर मैं आपको पंजाब के गांव में लेके चलूँ ना जी, मानचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान लुधियाना, तो अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पेरीफेरी पे लेके जाऊँ आपको जी, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ सिविक अमेनिटीज़ किस हालात में हैं। मैं साहब, ये तो विपक्ष उनको बदनाम करता है। वो भी कहते हैं कि अगर विपक्ष, सर आप तो विपक्ष में नहीं हो, विपक्ष को विकास नहीं देखते। आप तो विपक्ष में नहीं हो, आप तो अपोजिशन में नहीं हो, आप तो फेयर करते हो ना जी। मीडिया का काम सच दिखाना है। सर आप चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको पंजाब की डेवलपमेंट की असल तस्वीर दिखा के लाता हूँ। तो सड़कें नहीं बनी क्या? सर जो नेशनल हाईवे ने सड़कें बना दी, तो वो क्या बादल के नाम पे लिखते हैं? लेकिन प्रपोजल्स और प्रोजेक्ट्स ये तो राज्य सरकार ही देती है। अफसोस की बात है, नेशनल हाईवे को अगर आप पंजाब गवर्नमेंट की प्राप्ति बोलो तो मैं इसको पंजाब सरकार का फेलियर बोलूँगा। चंडीगढ़ रोड जो पंजाब की है, वो बादल साहब लिख रहे हैं कि इसको आप अंडरटेक कर लो, इसको भी ले जाओ, ये हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं जी। तो मेरे को आप फेयर करने वाला चैनल आपका, आप चलो पंजाब का असल डेवलपमेंट का आपको फेस दिखाऊं कि डेवलपमेंट कहाँ इन लोगों ने की है। गांव में सड़कें नहीं बनी क्या? गांव की मैंने तो मानचेस्टर लुधियाना की बात बोल दी। आप मेरे साथ पंजाब के किसी गांव में चलो तो जो लिंक रोड्स हैं उनका क्या हाल है। लुधियाना को जिसको कि मैनचेस्टर कहा जाता था, आपने मेट्रो की बात की, क्या मेट्रो का जो प्रपोजल था, मेट्रो का प्रपोजल कौन लेकर आया? मौजूदा सरकार। सर मानचेस्टर ऑफ हिंदुस्तान जी जी, 18,777 इंडस्ट्री पंजाब से शिफ्ट कर गई, 18,770 जी। ये बढ़ावा दे रहे हैं पंजाब को। लुधियाना के साथ मंडी गोविंदगढ़, आप जाके देखो कितनी स्टील प्लांट्स बंद पड़े हैं। लुधियाना की टाइनी इंडस्ट्री बंद हो रही है, फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं, बंद हो रही है। तो लुधियाना को, अगर आप लुधियाना की बात करें ना, वो इकोनॉमिकल हब है पंजाब का, सबसे बड़ा रेवेन्यू लुधियाना देता है जी। तो अगर मैं लुधियाना की स्पेशली बात करूँ ना, तो लुधियाना में पिछले 9 साल के अरसे में कोई मेरे को आरओबी बता देंगे, मेरे को आरओयू भी बता देंगे, मेरे को फ्लाईओवर बता देंगे जी। एक सिर्फ जो साधारण बाईपास बोला दुराहा से फिरोजपुर रोड, पिछली गवर्नमेंट में अड्डी चोटी का जोर लगा लगा के बोलते थे जी कि हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप वहां पे जाके शूट करके आ सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ जी, अभी भी अनकंप्लीट है। मेट्रो, सर मेट्रो के लिए बड़े बड़े ब्लूप्रिंट तैयार हुए। सुखबीर बादल जी ने बड़े गप्पे मारी, बड़ी बड़ी लोगों में आके मीटिंग्स की, बड़ा बड़ा प्रेस को फुल पेज के अखबारों को इश्तिहार दिए कि मेट्रो आ रही है। तो कहाँ गई मेट्रो? लेकिन समझौता तो हो गया दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के साथ कहाँ हो गया मेट्रो लाने के लिए? कहाँ हुआ समझौता? कहाँ समझौता हुआ? अब तो सुखबीर बादल खुद बोल के गए कि वहाँ वायबिलिटी नहीं है। तो जब लोगों को मूर्ख बनाया, 2 साल बोलते रहे, अखबारों में इश्तिहार आते रहे, तो एक बोझ किस पे है? एडवर्टीजमेंट का बोझ किस पे डल गया? गप्पे मारी, कहाँ है, कहाँ दिल्ली मेट्रो के साथ मेट्रो की बात? अब तो आप खुद ही ड्रॉप कर गए कि खत्म हो गई कहानी मेट्रो की, नहीं चल सकती वहाँ। मैन साहब, एक वक्त में आप करीबी माने जाते थे बादल परिवार के, क्या कारण रहा कि आप आज उसी बादल परिवार के खिलाफ इतना, मतलब आप कह रहे हैं सर मेरे को पता था कि आप क्यों बोलते हैं आप ये सवाल आप मेरे से जरूर करोगे। जिंदगी में मैंने एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली, जनता जानना चाहती है, सर मैंने जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली, जो सारी जनता सुन रही है, देख रही है, तो मैं फिर दोबारा माफी मांगता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के लोगों से माफी मांगता हूँ। मैंने जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक कर ली। मैं पैशनरी हूँ, प्रोफेशनरी नहीं। इंडिपेंडेंट जिता दिया, इंडिया का हिस्ट्री क्रिएट कर दिया लोगों ने, मैंने नहीं, लोगों ने किया। आंदोलन किया लोगों ने, एक कैबिनेट मंत्री को हरा दिया, दूसरा मेयर को हरा दिया, वो भी कोई 5, 7, 10 हज़ार वोटों से नहीं, 30,000 से ऊपर। तो मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर ली, कुछ लोगों के कहने पे आके मैंने मेंबर एसोसिएशन ले ली अकाली गवर्नमेंट की। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी ये। तो जब मैंने एमपी का इलेक्शन लड़ा ना इंडिपेंडेंट, तो मैंने उस दिन लोगों से माफ़ी मांगी जी।
मैंने लोगों से माफ़ी मांगी कि आपने तो मेरे और बड़े भाई साहब को इंडिपेंडेंट जिताया था, आपने तो इंडिया की हिस्ट्री बनाई, कभी एक परिवार में 2 इंडिपेंडेंट सगे ब्रदर नहीं जीते, तो आपने भी हिस्ट्री बनाई थी, मेरे से एक गुनाह हो गया जी, मेरे से एक गलती होगी, उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ये गलती नहीं कभी होगी। लेकिन मैंने उस गलती से एक बिटर एक्सपीरियंस लिया, कड़वा तजर्बा लिया जी। ये आरोप आपने तब नहीं लगाया, अब आरोप लगा? सर मैं तो माफ़ी मांग के 1.5 साल में गवर्नमेंट का एसोसिएट मेंबर रहा, लेकिन एक दिन गया मैं सीएम के रेजिडेंस पे जी, मीटिंग की कॉल थी कि डेवलपमेंट के लिए कोई मीटिंग होगी, तो मैं भी बड़े चाह से गया, बड़ी फाइलें तैयार करके ले गया कि मैं लुधियाना शहर की लोगों की दिक्कतों का हल करा के आऊँगा, लुधियाना शहर की डेवलपमेंट की कोई ना कोई स्कीम बना के आऊँगा, लोगों को कुछ डेवलपमेंट की बात आगे बताऊँगा। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है कि किसके पास भी आज कोई बंदा मन की बात मन में ना रखे, बाद में कोई हमारे से गुस्से ना हो, जिसके पास बोलो कौन कौन सी खड्ड में किसके साथ हिस्सेदारी है, किसके साथ वाइन कॉन्ट्रैक्टर के L1 और L13 के किसके साथ हिस्सेदारी है। तो मैंने ये गलती की है, मैंने ब्लंडर मिस्टेक की है, लेकिन एमपी की इलेक्शन जीत हार मेरा टीचा नहीं है। क्यों गलती मानते हैं आप? गलती इसलिए मानते हैं? इसलिए मानता हूँ, गलती इसलिए मान रहे हैं कि 2014 में आपको जो लोकसभा चुनाव था, पार्लियामेंट का चुनाव था, उसमें हार का सामना करना पड़े। सर मेरे को हार इतनी अच्छी लगी ना, वो मेरे को लोगों ने सजा दी। जब मैं गांव में जाता ना चोन प्रचार के लिए, तो मैं स्पीच करके स्टेज से नीचे आता था, तो गाँव के जो लोग हैं ना, तो मेरे को बोलते थे, ओ भाई बैंस भाई दोबारा बादला जितना नहीं चले जाएगा। मेरे को लोग ऑडियंस में लोग ये सवाल करते थे हर गाँव में, तो मेरे को सजा मिली है, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ कि लोगों ने 2,10,000 से ज़्यादा वोट एक इंडिपेंडेंट को दे दिए। 1947 के बाद आज तक लोकसभा में इंडिपेंडेंट को इतनी वोट। दूसरा, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अधिकारियों से काम तो ले लेते हैं, लेकिन रोब से आप डरा कर उनसे काम लेते हैं। सर मैं आपको एक बात जी, जो लोगों का नुमाइंदा ना, चाहे वो सरपंच, चाहे वो MLA है, MP है, उसमें 2 गुण जरूर होने चाहिए जी। वो नरम भी चाहिए, वो गर्म भी चाहिए। जिस सांप में डंग नहीं होता ना, उसको जो बैगर्स हैं, मंगते हैं, वो गल में डाल के घरों से आटा इकट्ठा करते हैं उस सांप के जरिए जी। नुमाइंदे में 2 गुण जरूर होने चाहिए, वो नरम भी और गर्म भी। अगर बेईमान अफसर नुमाइंदे की बात सुनेगा नहीं, तो लोगों के बिन रिश्वत के काम नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को बिन खज्जल खुआरी के काम नहीं होंगे लोगों के। लोगों का प्रतिनिधि, डेमोक्रेसी में लोगों का प्रतिनिधि वोट के द्वारा लोगों के लिए चुना गया, लोगों ने चुना, लोगों के लिए चुना, लोगों की आवाज बन के बोलना, उनके काम कराना, ब्यूरोक्रेसी से ईमानदारी के साथ। मेरा किसी से कोई झगड़ा थोड़ी है, मेरा कोई जमीन जायदाद का किसी अफसर के साथ झगड़ा नहीं, झगड़ा जी। लोगों के काम। आप पर दबंगई के आरोप लगते हैं कि आप सर, आप इसको दबंगई बोल लो। आप कभी लुधियाना जाके, पंजाब में जाके, मेरे सराउंडिंग एरिया में जाके देखो, मैं बोलता हूँ कि मैं लकी हूँ जी। आप कह रहे हैं मैं लकी हूँ, किस्मत वाला हूँ, लोग प्यार देते हैं मेरे को जी जी। मैं साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए, जनता के लिए दबंगई करते हैं। सर दबंगई नहीं करता, आप बोलो इसको दबंगई, लेकिन हम नहीं बोल रहे, जो आपके विरोधी हैं वो बोलते हैं। सर विरोधी का काम क्या है? विरोधी तो विधानसभा में क्या बोलते हैं जी? विरोधी मेरे को बोलते हैं बैंक सबसे बड़ा चोर है, बैंक सबसे बड़ा रेवेन्यू को लूट रहा है। सत्ताधारी बेंच बोल रहे हैं जी, रूलिंग पार्टी के MLA मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि बैंस लुटेरा है जी। तो मैंने उनको पूछा कि सरकार किसकी है? अगर आपका सबसे बड़ा अपोजिशन करने वाला बंदा रेवेन्यू चोरी कर रहा है जी, तो ये फेलियर है। मुख्यमंत्री को बोलो कि इस्तीफा दे दे। मेरा सफर खुली किताब है, मैं विधानसभा में बोलता हूँ, ये दबंगई नहीं है जी, ये लोगों की सेवा है, सत्याग्रह का तरीका है। महात्मा गांधी जी को नमस्कार करता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह को सलूट करता हूँ जी। ये सलूट की बदौलत है कि उसकी कहीं प्रतिमाएं, कहीं बुत लगा तो उसको सलूट करता हूँ कि तेरी सोच पे पैरा जी। आपने टीम इंसाफ बनाई, क्यों नाम दिया आपने टीम इंसाफ? तो इससे तो अंडरस्टूड है, नाम से अंडरस्टूड है। टीम इंसाफ, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ करने वाली टीम, इंसाफ लोगों को लेके देने वाली टीम, लोगों के साथ इंसाफ के लिए जहाद करने वाली टीम, लोगों के साथ करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली
टीम पंजाब इंसाफ के लिए। पंजाब सरकार इंसाफ नहीं देती क्या? सर क्या इंसाफ देती है? सत्याग्रह करने गए 307 का मुकदमा दे दिया। अकाली दल का सरपंच है गांव में जो उसके साथ नहीं चलता, उसके ऊपर 452 का मुकदमा है। इंसाफ मिलता है पंजाब में? दूसरा ये भी बात आई कि टीम इंसाफ जो है, आप ही ने कहा कि उसको हम पार्टी के तौर पर रजिस्टर करेंगे, क्या ऐसे होना जा रहा है क्या? सर बिल्कुल करेंगे, लोगों की सपोर्ट के साथ, लोगों की बेस्ट विशेस के साथ, पैशनरी बन के जी, जुनूनी बन के जी, दिलेरी के साथ जी, लोगों के काम बिना खज्जल खुआरी के और करप्शन के खिलाफ जी, अगर पहरेदारी करते हैं। जितनी देर तक मैं तो स्टूडेंट्स के कॉलेज में जाता हूँ ना, जी, जी, स्कूल में जाता हूँ, तो मैं उनको मोटिवेट करके आता हूँ। जब मैं शील्ड देता हूँ ना स्कूल में जाके विनर्स को कोई शील्ड देता हूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हैं दूसरे, तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटा बड़ा होके क्या बनोगे? कोई बोलता है बीटेक, कोई बोलता है बीडीएस इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है मैं एमबीबीएस करूंगा। तो मैं बोलता हूँ ये पॉलिटिक्स जी, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं डर्टी गेम। तो इस डर्टी को साफ कौन करेगा? जी, फिर तो बादल है, बादल के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। जी, तो ये हमारे को लूटेंगे, लूट रहे हैं, लूटेंगे और पिटाई करेंगे, झूठी एफआईआर करेंगे जितनी देर तक यूथ इस डर्टी गेम के डर्टी को साफ करने के लिए नहीं जाता। बैस साहब ये भी चर्चा है, ये भी बात है कि बैस ब्रदर्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करेंगे, सीटों पर समझौता करेंगे, या आपकी जो टीम है इंसाफ टीम वो आम आदमी पार्टी में मर्ज? सर आइडियोलॉजी की बात है जी, आज उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास एजेंडा है, जी, सिर्फ एजेंडा है, जी, लेकिन उस एजेंडे के ऊपर हमने पिछले लगातार 15-16 साल से लोगों को काम करके दिखाया है। जी, एजेंडा उनके पास है जी, लेकिन काम हमने करके तो दिखाया। आप कह रहे हैं कि जो आपका काम है मैं उनका आपकी एजेंडा है बात को वो एक डिनाई सा नहीं है। करता, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता। मेरे साथ मीटिंग हुई थी, जी, मैंने सभी प्रेस वाले मेरे दोस्त हैं मेरे को पूछते हैं कि तेरी मीटिंग हुई थी? मैंने बोला हाँ हुई थी, जी, क्योंकि हमारे पास लोकसभा का एक कड़वा तजर्बा है। जी, लाइक माइंडेड वोटर डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, जी, आधी वोट फुल्का जी को डल गई, आधी मेरे को डल गई। जी, तो जो ट्रेडिशनल थे वो घर में बैठे बैठाए मेंबर पार्लियामेंट बन गए। ये तो था 9 सीटों का हिस्ट्री। जी, अब पंजाब में 117 असेंबलीज हैं, तो 117 असेंबली में से अगर मैं ये बोलूँ ना, मैं प्राउडी होके नहीं ये बात बोल रहा जी, मैं लोगों की दुआओं के साथ, लोगों के प्यार के बलबूते पे बोल रहा हूँ कि टीम इंसाफ 20 सीटों पे तो इतनी स्ट्रांग है ना, इतना लोगों का पर्सनल रिलेशन है, तो 20 सीटें एक साइड करके बाकी पे बोलूं तो 10 से 15 हज़ार की कैपेसिटी है टीम इंसाफ की, लोगों के प्यार के साथ। लेकिन क्या आप आम आदमी पार्टी में जाएंगे क्या? सवाल ये है, सवाल सबसे मैंने तो बड़ा आपको पहले जवाब दिया, जनता शायद जाना सुना नहीं चाहती आपने, मैंने आपको जवाब दिया कि मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। जी, मीटिंग से लेकिन उनकी अभी पार्टी है, पार्टी की गवर्नमेंट है दिल्ली में, तो वो थोड़ा प्रोफाइल का आ जाता है ना कि हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो मैंने उनको ये बात मीटिंग में भी कही थी जी, कि लाइक माइंडेड को आप मेरे को बुलाया आपने, मैं आपसे मीटिंग की है, तो आप भी बोल रहे हो, तो मैं भी ये बात समझता हूँ कि पंजाब में जो करप्शन की सिल्ट है ना वो इतनी जम चुकी है कि इसको उखाड़ फेंकने में जी, डेडिकेटेड जुनूनी लोगों की ज़रूरत है। खाली एजेंडे पे अच्छी बातें लिखने वालों से काम नहीं उस चलेगा। पहली बैठक से आगे बात बढ़ पाई है क्या? बढ़ जाएगी। अभी तो क्या, अभी ड्यूटी क्या है, पिछले लंबे अरसे से ड्यूटी है कि भी बेईमाना के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, लोगों के काम के लिए, लोगों की खज्जल खुआरी को दूर करने के लिए टीम इंसाफ काम कर रही है। जी, अभी तो जब इलेक्शन आएगी तो देखेंगे, अभी तो काम की बात है ना। जी, तो मेरे को आज आप फेयर करके बताओ कि पंजाब में सही अपोजिशन किसने की है? लोग कहते हैं कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस जो है सर मेरे विपक्ष में है। को एक तो बता दो ना, मेरे को एक बात तो बता दो कि कांग्रेस ने यहाँ सही अपोजिशन की है। जी, ऑनेस्टी के साथ अपोजिशन करती तो पंजाब के ये हालात ना होते, 1,38,000 रुपए करोड़ का पंजाब कर्जई ना होता अगर ऑनेस्टी के साथ कांग्रेस वाले अपोजिशन करते। जी, आगामी विधानसभा चुनाव 2017 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी, आपको क्या लगता है कौन सा राजनीतिक दल जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार को, गठजोड़ को टक्कर देगा? आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अभी ये स्पष्ट नहीं है,
ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है जी, एक बात स्पष्ट है कि अकाली दल सिंगल डिजिट पार्टी रहेगा। जी, मतलब कि 9 से 10 उनके एमएलए नहीं बनेंगे, सिंगल डिजिट पार्टी अकाली दल। ये सामने लिखी हुई सच्चाई है। जी, खडूर साहब जीते हैं, धूरी सीट जीते हैं, मोगा जीते हैं, बठिंडा में एक सिद्धू साहब वाली सीट जीते हैं, बाई इलेक्शन जीत के ये लोग सोच रहे हैं कि हम दोबारा तीसरी बार जो रिपीट करेंगे। तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, इनकी गलतफहमियां लोग दूर कर देंगे। 2017 आने वाला, एक बात स्पष्ट है, गवर्नमेंट किसकी आएगी अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक बात की 101% क्लैरिटी है कि अकाली दल सिंगल डिजिट पार्टी। मैं साहब, आप SYL पर, पानी के मुद्दे पर किस किस स्टैंड से सहमत हैं? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल बीजेपी? सर, जो SYL मुद्दा है ना जी, वो पंजाब विधानसभा में अब आया, जी, तो उसके लिए ऑल पार्टी MLA गवर्नर जी से मिलने गए। जी, तो मैंने अपना मेमोरेंडम टीम इंसाफ का अलग से गवर्नर जी को दिया राष्ट्रपति जी के नाम पे। जी, तो उसमें असल बात क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इस मसले को, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो अकाली दल बीजेपी है, इस मसले को सुलगता रखना चाहते हैं। जी, जो कि पिछले लंबे समय से सुलगता आ रहा है, तो इसको आगे फ्यूचर में भी वो सुलगता रखना चाहते हैं कि जब वोट का टाइम आएगा जी, तो हम लोगों को हिप्नोटाइज करेंगे इस मुद्दे को लेके। तो उसमें कानूनन बात क्या है, जी, किसी ने पकड़ने का जतन किया। पुनर्गठन एक्ट 1966 जी, 66, तो उसकी जो दफा 78 है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 में एग्रीमेंट रद्द करने के लिए मता पास करके विधानसभा में पास कर दिया, तो राष्ट्रपति जी ने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली, जी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। तो उन्होंने राय क्या मांगी? उन्होंने राय मांगी कि जो ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेजोल्यूशन पास किया कि क्या वो 1966 पुनर्गठन एक्ट का कोई खिलाफत तो नहीं है? जी, क्या जो 1956 का एक्ट है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, उसका कोई उल्लंघन तो नहीं है? तो भाई ये तो हरेगा पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में मैं अपनी तरफ से ये बात बोलता हूँ कि हम हार जाएंगे। जी, राष्ट्रपति जी ने जैसा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, जी, तो वो तो हम मानते हैं कि उनकी खिलाफत है। जी, मांगने की जरूरत राष्ट्रपति जी को, जो मैंने अपनी तरफ से मेमोरेंडम भेजा है ना गवर्नर जी की तरफ से, जी, तो उसमें जो 1966 का पुनर्गठन एक्ट की दफा 78 है, जी, और जो इंटर स्टेट रिवर वाटर एक्ट डिस्प्यूट वाटर एक्ट की 1956 की दफा 14 है, वो भारतीय संविधान की 262 का उल्लंघन है। जी, तो अगर गैर संवैधानिक 2 एक्ट हैं, जिनके एक्टों की आड़ में पंजाब का पानी दूसरे स्टेटों को देने की बात की जा रही है, रावी और ब्यास पंजाब के नरोल, तो वो है कि अंतर्राज्यीय जो रिवर्स हैं ना, उनके पानी के बंटवारे के लिए। लेकिन रावी और ब्यास वो तो पंजाब के रिवर हैं, जी, पंजाब में पैदा होते हैं, पंजाब में बहते 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 पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो वो इंटर स्टेट कैसे हो गया? जी, तो जो 1966 की दफा 78 एंड 1956 की दफा 14 वो गैर संवैधानिक है। मैंने गवर्नर जी से कहा कि ये राष्ट्रपति जी को हमारी तरफ से बेनती कर दो, ये पॉलिटिकल पार्टियां वाले नहीं करेंगे, उस तरफ को नहीं जाएंगे, ये इस इशू को सुलगता रखना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब चुनाव आते हैं तब इस पर सियासत, सिर्फ सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। किसी को पंजाब की बंजर हो रही ज़मीन के साथ सरोकार नहीं है, पंजाब के किसान के साथ सरोकार नहीं है। जी। दूसरा ड्रग्स का इशू, ड्रग्स पे हमने बात की। ड्रग्स का इशू जो है, कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार आई तो 4 हफ्ते में नशे को पंजाब से ख़त्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी कहती है कि 4 हफ्ते में ये काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है कैसे ड्रग्स का जो मुद्दा है, ड्रग्स का जो इशू है, और जो युवा, पंजाब का जो युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उसको इससे दूर किया जा सकता है? क्या प्लान, आपके पास कोई प्लान है? एडिक्ट है ना जी, पंजाब पुलिस ने क्या किया, जितने बेचारे नशेड़ी हैं, जिनको नशे के कारोबारियों ने अपना कस्टमर बना दिया, जी, पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल में भेज दिया।
लेकिन जो नशे का व्यापारी है उसको क्यों नहीं, जो नशे बेच रहा है जी, जो स्मगल कर रहा है, जो यहाँ पंजाब में नशे केमिकल से बना रहा है, उसको क्यों नहीं। बट अगर सरकार ऑनेस्ट हो जाए ना जी, अगर मुख्यमंत्री डेडिकेटेड हो जाए जी, तो शाम को पंजाब में नशा खत्म हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है खत्म। आप कह रहे हैं कि एक दिन में जो है इसको खत्म हो सकता है, लेकिन उसके पीछे ऑनेस्टी की, डेडिकेशन की जरूरत है। आप कह रहे हैं स्ट्रांग विल होनी चाहिए, स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है। नशा खत्म हो सकता है। नशा क्यों नहीं खत्म हो सकता? सरकार कोई कानून बना दे तो तुरंत लागू हो जाता है। चंडीगढ़ में आते हैं तो तुरंत बेल्ट को हाथ डल जाता है, जी, डलता है ना हाथ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कानून है। अगर मुख्यमंत्री चाहे, सरकार ऑनेस्टी के साथ चाहे कि पंजाब में नशे का खात्मा करना है तो बड़ी बात नहीं है, खत्म हो सकता है, चंद दिनों में खत्म हो सकता है। जी, आपको लगता है कि पुलिस जो है, पुलिस भी सही से अपना काम नहीं कर रही? लेकिन आए दिन जो गिरफ्तारियां होती हैं, आए दिन जो ड्रग्स पकड़ी जाती है, तो पुलिस पकड़ती है ना। सर कैसा जनाजा है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का। अभी तो गुरदासपुर वाला कांड सभी के सामने है, एसपी ने क्या किया, अब उसको दबाने के लिए क्या कुछ हो रहा है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर, अगर नशे की तस्करी है ना तो तस्करी के साथ पंजाब में प्रोडक्शन भी है नशे की। लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल रहा है। जी, जी, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा कैसा है? एक हेड कांस्टेबल एक इंस्पेक्टर को बोल रहा है कि तेरे को किस थाने का एसएचओ लगवा दूं। एक इंस्पेक्टर एक आईपीएस को बोल रहा है कि बोल तू किस जिले का एसएसपी लगना चाहता है। जी, तो ये लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। जी, जो ऑनेस्ट लोग हैं ना, जो ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो रिजर्व फोर्सेस में हैं, वो पुलिस लाइन में बैठे हैं। तो आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, वो दूर होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए? 101% पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन पुलिस ये 9 साल के अरसे में चरम सीमा पे है। जी, जहां पुलिस को एक ये बताऊं कि घर का चौकीदार बना रखा है। जी, लेकिन सरकार कहती है जो नशा है वो पाकिस्तान से आता है, सीमा पार से आता है, पंजाब में नहीं बनता है। दोनों बातें हैं। पंजाब में बनता है। ड्रग स्मगलिंग के केस में जो लोग अंदर बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं जी, कि नशा कहाँ से बना, केमिकल कहाँ से आया, जी, तो उस केमिकल से नशा ये चिट्टा कहाँ से बना। मैं ये भी बात मानता हूँ कि पाकिस्तान से भी आ रहा है, जी, बॉर्डर से भी आ रहा है। जी, खाली बीएसएफ को उसके लिए जिम्मेवार ठहराना, आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस खाली वीआईपी ड्यूटी के लिए, जी, आपकी पुलिस खाली सड़कों पे डंडा लेके आपकी वीआईपी नेस बढ़ाने के लिए। जी। मैं साहब, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था, बादल परिवार के आप करीबी माने जाते हैं। अगर आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं होता और अकाली दल की तरफ से एक बार फिर आपको मनाने की कोशिश होती है। सर जिंदगी में मैंने तो पहले बोल दिया कि जिंदगी में एक ब्लंडर मिस्टेक की थी। मैं पैशनरी हूँ, प्रोफेशनरी नहीं। राजनीति छोड़ सकता हूँ जी, छोड़ सकता हूँ राजनीति में, पैशनरी हूँ, कोई प्रोफेशनरी नहीं हूँ। ये मेरा शौक और जुनून है, मैं छोड़ सकता हूँ। लेकिन अकाली दल के साथ आप अगर बोलो तो कभी सपने में भी नहीं। जी, जैसा मैंने दलदल देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, तो जी, इस दलदल में ज़्यादा ये मनभेद क्यों हुआ आपका? पंजाबी ਦੀ एक कहावत है, मैं पंजाबी च कह सकदा, जी, जी, की कहावत। ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ, जी, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਪਟ, ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, जी, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ बनना ਹੁੰਦਾ। जी, जब लोकसभा के इलेक्शन से तकरीबन 3-4 महीने पहले जो ऑफर आई है ना, जो ऑफर आई, ये अकाली दल वाले भी जानते हैं, जी, कैबिनेट वजीरी की ऑफर और चेयरमैनिया की ऑफर, तो मैंने सुखबीर बादल के सामने होटल लुधियाना का 5 स्टार इनोग्रेशन करना है, तो मैंने उनको ठुकरा के आया जी, कि मेरे को तेरी कैबिनेट वजीरी की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे को जानता है पर्सनली। जी, मैंने पार्टी की सेवा किया, किसी इंडिविजुअल बंदे की सेवा नहीं की। अकाली दल का मेरा पुराना इतिहास है, मेरे दादे परदादे का इतिहास है। अकाली दल तो बहुत पवित्र नाम था, इन बेईमानों ने अपवित्र किया उसको। जी, तो मैं बोल के आया उसको कि मेरे को तेरी कैबिनेट वजीरी की जरूरत नहीं है, मैंने इलेक्शन एमपी का लड़ना है सिर्फ और सिर्फ तुझे छोड़ने के लिए। जी,
तेरे को छोड़ना, मैंने अकाली दल को छोड़ना, तेरे को छोड़ना, मेरे को तेरी चेयरमैनी की और कैबिनेट वजीरी की जरूरत नहीं है, एमपी की इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे को पता बहुत बड़ा काम है। जी, बहुत गुस्सा है आपके गुस्सा अंदर नहीं, आप बादल परिवार के खिलाफ। आप इसको गुस्सा बोलें या मैं इसको जुनून बोल देता हूँ। आप गुस्सा बोलते, मैं जुनून बोल देता हूँ। कितनी बार जेल में गया तो पंखे बंद कर दिए, वायरिंग बोलते हैं शॉर्ट हो गई भी। जी, इसी महीने में जेल में था जी, इसी गर्मी में जेल में था। गुरु ग्रंथ साहब कांड हुआ पंजाब में, बेअदबी हुई, बरगाड़ी कांड हुआ। तो बरगाड़ी कांड में संत समाज ने, धार्मिक लोगों ने, पंजाब के लोगों ने सड़कों पे जाम लगाए। जी, हफ्ता 8 दिन 9 दिन। तो मैंने सभी संत महापुरुषों से अपील की कि आम लोगों को क्यों परेशान करें। जी, कितनी देर, जिस बंदे ने, जिस फैमिली ने सारा माड़ा काम किया तो उसके घर के आगे क्यों नहीं। जी, लोगों को लेके चलो सीएम के रेजिडेंस के आगे, जहाँ बादल गांव में इनकी कोठी के। जी, तो मैं अपने साथियों के साथ बादल सीएम रेजिडेंस घेरने में सफल हुआ। जी, मैंने मैसेज दिया जी, कि हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जी, लेकिन हम लोगों को तंग नहीं करेंगे, राहगीरों को तंग नहीं करेंगे। हम तेरे घर के आगे बैठ के तेरे से नैतिकता के आधार पे इस्तीफा मांगेंगे। उस मैसेज के लिए आपको जेल जाना पड़ा? मैं यहाँ से, मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया, एसडीएम ने शाम को मेरे को बोला कि 7:52 में आपको बरी किया जाता है। जी, तो रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे को थाना 39 चंडीगढ़ में से रिलीज कर दिया साथियों से। जी, तो मैं घर चला गया। सुबह घर के, जहाँ मेरा घर है उस कॉलोनी में मेरा ख्याल 600-700 पुलिस वाले, जैसे किसी बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ना होता है, जी, ऐसे घेराबंदी करके मेरे को पकड़ने के लिए आए। बड़े भाई साहब तो पहले अंदर थे। जी, तो मैंने पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि मैं तो वही आपके कमिश्नर को ये देखो फ़ोन कर रहा हूँ कि बोल मैं किस थाने में जाऊँ। तो उन्होंने मेरे पे एफआईआर दिया, बता मैं किस थाने में जाऊँ। तो मेरे को अरेस्ट करके ले गए। जी, तो मैंने बोला सीपी साहब आप, मैं विधायक हूँ, आप मेरे को बोल नहीं सकते। मैं आपकी बात समझ गया, आपको किसका फ़ोन आ रहा है। जी, आपको फ़ोन आ रहा है कि बैंस को अंदर दे दिया, हवालात में नहीं दिया। जी, तो मैंने बोला खोलो हवालात का दरवाज़ा, मैं अंदर जाऊँगा। जी, बोल दो अपने बॉस को, जी, बोल दो पंजाब के डिक्टेटर को कि मैं थाने की हवालात में हूँ। 2 दिन 4 दिन 10 दिन मेरे को खुशी है कि मैं लोगों के लिए, अपने गुरु के लिए हूँ, जी, करप्शन के खिलाफ हूँ, जी, देश के लिए जाना, देश के लोगों के लिए, देश में फैली भ्रष्टाचार की गंदगी के लिए जेल और थाने की हवालात मेरे को 100 बार हो जाए तो मैं मानूंगा कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ। बैन साहब, सरबत खालसा की आपने बात की, सरबत खालसा बुलाने की फिर एक बार बात हो रही है, क्या बुलाया जाना चाहिए सरबत खालसा, जिस तरह से जो लोग सरबत खालसा बुला रहे हैं? सरबत खालसा लोगों की दिल की भावनाओं का तर्जमानी करने वाला था, सरबत खालसा जी, लेकिन उसको कुछ चंद लीडरों ने पोलिटिसाइज कर दिया। जी, तो इसको बदकिस्मती बोलूँगा मैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है सरबत खालसा बुलाने की, उसका क्या लगता है आपको कि समर्थन करते हैं आप उसका? सरबत खालसा हो, सरबत खालसा में सरबत के लोगों के फैसले लिए जाएं, जी, उसमें राजनीति नहीं, उसमें कुछ चंद राजनीतिक लोग अगर सोचें कि हमारी दुकानदारी बंद हुई है तो उसको दोबारा चालू करें, जी, तो वो सरबत खालसा नहीं। जी, जो लोगों के दिल की सच्ची तर्जमानी करता वो सरबत खालसा होना चाहिए, जो बिना किसी राजनीतिक मोटिव के हो, बिना किसी राजनीतिक प्राप्ति के हो, जी, तो वो सरबत खालसा है। जी। ये कहा जाता है, लुधियाना आपने भी कहा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, जी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वहाँ पर हैं, और ये कहा जाता है कि राजनेता जो है वहाँ पर, राजनेताओं को प्रोटेक्शन मानी जाता है, और उनमें से आप भी, आरोप लगता है। सर अगर आप एक भी बंदा कोई बोल देना, मेरे को जो इलेक्शन में लोग चंदा देने आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सेठ आदमी हैं जी, ओसवाल वहाँ पे, वर्धमान ग्रुप वहाँ पे, इतने बड़े अरबपति लोग हैं ना वहाँ पे। जी, तो मेरे को इलेक्शन में जो चोन फंड देने के लिए आते हैं ना, तो मैं उनकी चोन फंड में से 500 या 1100 रुपये ले लेता हूँ कि ये शगन है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, मेरे को शगन चाहिए, मेरे को चोन फंड नहीं चाहिए। भगवान की कृपा से मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ जी, उसकी कृपा से बहुत बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं मांग के ले लूँगा। आप ये बात बड़े बड़े ग्रुपों से जाके तस्दीक कर सकते हैं। जी,
कि इलेक्शन कैंपेन में बैंस 500 या 1100 रुपए का शगन लेता है, फंड तो नहीं लेता जी। तो मैं लोगों का चौकीदार हूँ, वॉचमैन हूँ। वॉचमैन एक कॉलोनी में होता है, वो चोरों के बड़े गैंग का मुकाबला नहीं कर सकता जी। वो कॉलोनी वाले रखते हैं उसको, तो रात को वो डंडा खड़का के जागते रहो दा पैरा लाता, जागते रहो का वो ऊंची आवाज में पैरा लगाता है। तो उसका मतलब होता है कि लोग जागरूक होके जी। तो मैं वॉचमैन हूँ, मैं चौकीदार हूँ जी। तो मैं इन बड़े बेईमान माफिया का मुकाबला तो नहीं मैं अकेला कर सकता, लेकिन जिस चीज का बीज बोआ जाए तो उसको फसल जरूर लगती जी। लगेगी जरूर। 100 दिन चोर दा ते एक दिन साथ दा जी। आंदा जरूर आएगा जी। बादल परिवार को जो है बहुत नज़दीकी से देखा है। आपको उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल और मुख्यमंत्री विकास सिंह बादल, उनकी फंक्शनिंग में मतलब उनके जो काम करने का तरीका है, किसका तरीका आपको सबसे अच्छा लगता है? एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। सियासत से हटकर लोग जो पंजाब की जो जनता है ये जानना चाहती है कि मैं साहब के शौक क्या है, दोनों बंधुओं के आपके? सबसे पहले आप। सबसे बड़ा शौक है संगत की सेवा करना, सबसे बड़ा शौक है। मैं काउंसलर रहा 10 साल, तो मैं हर मंडे कोई मेरा फैमिली का फंक्शन होता था मैं छोड़ देता, तो मैं लोगों की सेवा के लिए, जुनून है, एक शौक है, सबसे बड़ा शौक है कि लोगों की सेवा करनी है दयानतदारी के साथ। भगवान कृपा करे, जब मैं सुबह घर से निकलता हूँ, जहाँ मंदिर गुरुद्वारे में जाता हूँ, तो भगवान से अरदास बेनती जरूर करता हूँ कि मेरे को बेईमान मत होने देना जी। मेरे को इसी ऑनेस्टी के रास्ते पे रखना। मेरे को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है जी। मेरे को किसी कुर्सी की ज़रूरत नहीं है जी। भगवान कृपा रखना, वाहिगुरु कृपा रखना, मेरे को ईमानदारी बख्श के रखना। आपका जो परिवार है, आपका जो बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, तो आपका परिवार में से कोई पहले भी राजनीति में था? बड़े भाई साहब, मेरे पिताजी, मैं अपने पिताजी को पूछ लेता हूँ, पिताजी आपके पिताजी और आपके दादाजी क्या होते थे? बोलते बेटा वो भी अकाली होते थे जी। तो बैकग्राउंड है जथेदार बड़े भाई साहब बड़ी देर से कॉलेज पॉलिटिक्स में, देन लोकल बॉडीज़ में, देन स्टेट में, देन SGPC के मेंबर भी हैं, तो यही बैकग्राउंड। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आप कहाँ से पढ़े? सर मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल, मैं तो अब कॉन्वेंट स्कूलों के फंक्शन में जाता हूँ ना जी। तो मैं बच्चों को बोल के आता हूँ भी मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल का पढ़िया है। आप टीचर्स के संपर्क में हो अभी? पूरे मैं टीचर्स को बोल के आता हूँ कि जो आपने मेरे को बातें, छोटे बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी की न्याय होता है, कच्ची मिट्टी को एक मूर्तिकार चाहे भगत सिंह की मूर्त तैयार कर दे चाहे किसी शैतान की जी। तो टीचर एक नेशन बिल्डर जो एक मूर्तिकार के समान है। तो मैं टीचर्स को अभी बोलता हूँ कि आपने जो शिक्षा दी है ना जी, मैंने उसको पल्ले बांध के रखा है जी। तो आप कह रहे हैं कि गुरुओं में जो है वो आस्था होनी चाहिए, टीचर्स में आस्था होनी चाहिए। टीचर और रोड मंजिल पे ले जाती है लेकिन आप वहीं रहती है। टीचर और रोड भी वहीं रहेगी, टीचर्स भी वहीं रहेंगे, लेकिन वो यात्रु जो उस रोड को लेके किसी मंजिल पे पहुंचता है, टीचर की दुआओं से, टीचर की मेहनत से, टीचर की दी हुई शिक्षाओं से किसी मंजिल पे पहुंचता है, उसको अपने गुरु टीचर का सत्कार जरूर करना है। जी। क्या खेलों का शौक है? कोई खेल खेलता, कोई स्पोर्ट्स? सर मैं डेली 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालता हूँ, रनिंग करता हूँ। मेरे जी शुरू से शौक, अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मैं लोगों को सर्व कर सकता हूँ, अगर मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं किसी को सर्व क्या करूँगा, किसी का काम क्या करूँगा। जी। मैं साहब जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सारे सत्कारयोग दर्शकों ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ये थे हमारे आज के मेहमान सिमरजीत सिंह बैंस। आपको हमारी बातचीत इनसे कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।